नेक्स्ट टॉपिक जो फिफ्थ चैप्टर का है वो है हमारे पास कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शंस हमारे पास क्या होता है कि जब कोई प्लेन किसी कोन को इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्ट करने से हमारे पास जो है कॉनिक सेक्शन बनता है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास ये कोन्स हैं और कोन्स का ये ऊपर वाला नेप्स है और ये नीचे वाला नेप्स। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक प्लेन है और जब ये प्लेन जैसे ऊपर वाले नेप्स को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्ट करने पे हमारे पास यहाँ पे एक, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक फिगर हमारे पास यहाँ पे बन रहा है जिसको कि हम पैराबोला बोलते हैं। और उसी तरह से ये हमारे पास यहाँ पे ये प्लेन है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट वे में, या हम ये बोल सकते हैं कि कोन के परपेंडिकुलर ये हमारे पास जो प्लेन है तो ये इस कोन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल की फॉर्मेशन हो रही है और ये जो प्लेन है ये हमारे पास थोड़ा सा, ये बोल सकते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा इंक्लाइंड है। तो इससे हमारे पास जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे एलिप्स की फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है। तो इस तरह से जब कोई प्लेन किसी वे में, हो सकता है कि ये हमारे पास इंक्लाइंड हो या ये हमारे पास बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, तो इस तरह से जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स या स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है उनको हम कॉनिक सेक्शंस बोलते हैं। और इन कॉनिक सेक्शंस में हमारे पास जो पैराबोला होता है, सर्कल होता है, एलिप्स होता है और हाइपरबोला होता है। लेकिन जो हाइपरबोला होता है वो हमारे पास कैसे बनता है कि जब एक प्लेन बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये प्लेन जो है कोन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे हाइपरबोला की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। तो बिल्कुल परपेंडिकुलरी जब कोन के पार्ट को जो पार्ट उसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो इंटरसेक्ट करने पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती है तो उसको हम कॉनिक सेक्शंस का नाम देते हैं। तो कॉनिक सेक्शंस में हमारे पास जो है पैराबोला, सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला जो है मेनली हमें जो है स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक विद ओरिजिन एट वन ऑफ द फोकाई एंड हैविंग इसेंट्रिसिटी ई। तो हम एक कॉनिक की जो है जनरल इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो कॉनिक की अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो हम ऐसे कॉनिक की जनरल इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं जिसका कि ओरिजिन एक फोकाई के ऊपर यहाँ पे लाई करता है और ऐसे कॉनिक सेक्शन की जो हमारे पास सेंट्रिसिटी है वो हम यहाँ पे एप्सिलॉन मान लेते हैं। तो इस आर्टिकल में हम एक कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। कॉनिक हमारे पास चार कोई भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकती है जो अभी मैंने बात की, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल और एलिप्स। तो इनमें से किसी भी कॉनिक की जनरल इक्वेशन हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ऐसा कॉनिक जिसका कि जो ओरिजिन है वो इसके फोकस के ऊपर लाई करता है जो कि हमारे पास यहाँ पे एफ है, और ऐसे कॉनिक की इसेंट्रिसिटी को हम यहाँ पे एप्सिलॉन ले रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो जो भी हमारे पास कॉनिक सेक्शन होता है उस कॉनिक सेक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेशो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एफ एंड द फिक्स्ड लाइन एक्स वाई इज कांस्टेंट। तो इसलिए हम इसको कॉनिक सेक्शन की एक दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि हमारे पास एक कर्व जो बनता है
जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक कर्व है, तो ये कर्व अगर कोई पॉइंट मान लो ड्रा कर रहा है, हम इस पॉइंट को जो है ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इस केस में फोकस से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक्स वाई तक का डिस्टेंस हमेशा ही जो है हमारे पास कांस्टेंट रहता है। तो हमें बोल सकते हैं रेशो कांस्टेंट रहती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ए एफ बटा ए ई जो रेशो आएगी, अगर हम वही रेशो बी पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं, एफ बी बटा बी सी, तो वो हमारे पास जो सेम रहेगी वो रेशो, मतलब कांस्टेंट रहेगी। एफ ए बटा ए ई की जो रेशो आई वो हमारे पास इक्वल होगी एफ बी बटा बी सी की रेशो के। तो इसलिए हम ये एक कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि ये कर्व ट्रेस आउट बाय ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन सो दैट रेशो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड द फिक्स्ड लाइन एक्स वाई इज कांस्टेंट। तो ये रेशो हमेशा ही जो है कांस्टेंट रहती है फोकस से लेकर के उस पॉइंट के ऊपर और उस पॉइंट से लेकर के एक्स वाई लाइन के ऊपर, जो कि एक परपेंडिकुलर लाइन है। फोकस से लेकर के मान लो वो पॉइंट आपका यहाँ पे है उस कर्व के ऊपर, तो एफ बी से लेकर के और बी सी का जो डिस्टेंस है, अगर हम इन दोनों के रेशो लें तो अगेन वो हमारे पास जो है सेम या कांस्टेंट रहेगी। तो कहीं भी हम ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जिसको हम सी यहाँ पे बोलें, तो एफ सी डिवाइडेड बाय सी जी, और ये इसको जी मान लेते हैं, तो वो भी हमारे पास जो है कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह का जो हमारे पास कर्व बनता है जो कि किसी पॉइंट से बनता है और हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस कर्व के ऊपर ये रेशो हमारे पास अगर कांस्टेंट रहती है, तो इस तरह के कर्व को हम यहाँ पे कॉनिक सेक्शन का नाम दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि लेट ए बी ए पॉइंट ऑन द कॉनिक सेक्शन, देन एफ ए बटा ए ई विल बी कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व भी बोलते हैं। बोलता है कि लेट एफ बी द ओरिजिन ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा एंड इज इनसाइड द कर्व। मान लो ये जो हमारे पास कॉनिक है, जैसा कि हमने बात की कि ये इसका जो ओरिजिन है वो इसके फोकस के ऊपर है, तो इसका फोकस हम बोल सकते हैं इस कर्व का यहाँ पे है। तो यहाँ से लेकर के हम इस जो कर्व के ऊपर का पॉइंट है, अगर इस डिस्टेंस को हम आर लें और हम ये मान लें कि इस एक्सिस के साथ ये लाइन जो है एंगल थीटा बना रही है, तो यहाँ पे ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम पोलर कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, जो कि हमारे पास आर और थीटा जनरली हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं, आर और थीटा। तो बोलता कि मान लो एफ वी को हम यहाँ पे डी ले लेते हैं, कैपिटल डी से, और एफ ए हमारे पास डिस्टेंस आर है फोकस से लेकर के ए पॉइंट तक का। और फिर बोलता है कि जो हमारे पास बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस है वो हम स्मॉल डी यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस ए ई डिस्टेंस को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि ये हमारे पास ये थीटा है, ये आर है, अगर हम यहाँ ए से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें इस टाइम, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम जो एफ से लेकर के इस परपेंडिकुलर बेस तक का डिस्टेंस है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास यहाँ पे यही है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आर है, तो कॉस ऑफ थीटा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इसलिए बेस हमारे पास क्या बनेगा, आर कॉस ऑफ थीटा। तो ये डिस्टेंस आ गया आर कॉस ऑफ थीटा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा का एफ तक का डिस्टेंस डी है, तो अगर हमने ए ई निकालना है
तो हम क्या करेंगे, इसमें इस पूरे स्मॉल डी में से सिर्फ ए कॉस आर कॉस ऑफ थीटा माइनस करेंगे तो हमारे पास ए ई आ जाएगा। तो इसलिए ए ई विल बी डी स्मॉल डी माइनस आर कॉस ऑफ थीटा। तो एफ बी को हमने कैपिटल डी लिया और बी सी को हमने स्मॉल डी लिया। अब यही जो डेफिनेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में कॉनिक सेक्शन की, कि एफ ए बटा ए ई इज ए कॉन्स्टेंट एंड दैट इज नोन द इसेंट्रिसिटी। तो एफ ए हमारे पास आ गया आर, तो यहाँ पे आएगा आर बटे ए ई, और ए ई अभी हमने फाइंड आउट किया टी माइनस आर कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास आर बटा डी माइनस आर कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन, जो कि यहाँ पे हमारे पास है आर बटा डी माइनस आर कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू एप्सिलॉन। तो आर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जो है ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन डी माइनस आर कॉस ऑफ थीटा। और अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा आर इक्वल टू एप्सिलॉन डी माइनस एप्सिलॉन आर कॉस थीटा। और जो आर वाली टर्म है वो लेफ्ट में भी है और यहाँ भी आएगा एप्सिलॉन आर कॉस ऑफ थीटा। उनको हम अगर इकट्ठा कर दें तो ये माइनस इधर को जाके आर प्लस एप्सिलॉन आर कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू एप्सिलॉन डी हमारे पास बच जाएगा। और आर यहाँ पे कॉमन ले लें हम, तो यहाँ पे एप्सिलॉन डी बटा ये 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस ऑफ थीटा बटे में चला जाएगा। आर हमने कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा जो कि बटे में चला गया, दूसरी साइड के ऊपर है एप्सिलॉन डी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे बोल रहे हैं। अब कॉनिक सेक्शन की हम दूसरी डेफिनेशन अगेन हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि एफ ए बटा ए की रेशो में हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे मूव कर दें तब भी ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होगी कि एफ बी बटा बी सी विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि एफ बी बटा बी सी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन, क्योंकि वो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन नहीं रहेगा, अगर हमने पहले उसको एप्सिलॉन लिया हुआ है तो दोबारा एफ बी बटा बी सी भी एप्सिलॉन नहीं रहेगा। लेकिन एफ बी को हमने कैपिटल डी लिया हुआ है और बी सी हमारे पास स्मॉल डी है, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन बन गया। तो इसलिए जो कैपिटल डी है वो हमारे पास एप्सिलॉन इंटू डी यहाँ पे बनेगा। तो ये कैपिटल डी हमारे पास एप्सिलॉन इंटू डी के बराबर। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो ऊपर है हमारे पास एप्सिलॉन डी, तो इसलिए एप्सिलॉन डी की जगह हम कैपिटल डी लिख सकते हैं। ये दूसरी कंडीशन से हमने, मतलब जो दूसरे पॉइंट से हमने रेशो निकाली तो वहाँ से हमें कैपिटल डी की वैल्यू एप्सिलॉन डी आ गई, जो कि हम पहली कंडीशन पहले पॉइंट पे जो हमने आर की वैल्यू में निकाला उसमें एप्सिलॉन डी है, तो एप्सिलॉन डी की जगह हम कैपिटल डी लिख सकते हैं। अब हम दोनों साइड को अगर उल्टा करेंगे तो आर की बजाय 1/r और यहाँ पे 1/d और 1/एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो 1/एप्सिलॉन कॉस ऑफ थीटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन d हमारे पास एक डिस्टेंस है, तो 1/d भी हमारे पास एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस वाली टर्म होगी। तो इसलिए 1/d को हम यहाँ पे l ले सकते हैं, मतलब d एक क्वांटिटी है तो l भी हमारे पास एक क्वांटिटी है, तो 1/d को हम l से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसलिए इक्वेशन हमारे पास 1/r इक्वल टू l इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन डी कॉस ऑफ थीटा हमारे पास यहाँ पे बनेगी। तो बोलता है ये जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आई 1/r इक्वल टू l 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस ऑफ थीटा, इस इक्वेशन को हम जनरल पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक विद ओरिजिन एट वन ऑफ द फोकाई हैविंग इसेंट्रिसिटी एप्सिलॉन। तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक है। कौन सा कॉनिक? जिसका ओरिजिन किसी एक फोकाई पे लाई करता है, और वो जो हमारे पास कॉनिक है
उसकी इंसेंट्रिसिटी हमारे पास जो एप्सिलॉन है। तो ये इक्वेशन का यूज़ जो है इससे अगले वाले आर्टिकल भी हमारे पास होता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी कई बार जो है पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास ऑर्बिट्स इन एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड। तो जो हमारे पास ट्रैक है या ऑर्बिट्स है वो पार्टिकल के हमारे पास जो है इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड में कैसे बनते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। उनकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो इनवर्स स्क्वायर फोर्स दो तरह की हमारे पास होती है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एक तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और दूसरी हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। तो जो के की वैल्यू होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में Gm1 m2 हम यहाँ पे लेते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में 1/4πε0 Q1 Q2 लेते हैं। तो एक ही इक्वेशन से हम दोनों ही जो इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली जो हमारे पास इनवर्स स्क्वायर फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और दूसरी हमारे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास होती है। तो इसलिए एक ही इक्वेशन से हम दोनों को लिखते हैं, सिर्फ के की वैल्यू में हमारे पास जो फ़र्क रहता है। तो होता है कि मान लो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम आर जो है 1/u लें। तो आर अगर हम 1/u लेंगे तो एफ ऑफ आर विल बी एफ ऑफ 1/u, और -k/r² विल बी -k × u²। नेक्स्ट हमने पिछले आर्टिकल्स में पढ़ा है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए ऑर्बिट ऑफ ए पार्टिकल अंडर सेंटर स्क्वायर फील्ड इज गिवन बाय, कि जो पार्टिकल हमारे पास सेंट्रल स्क्वायर फील्ड में या सेंट्रल फोर्स की वजह से या सेंट्रल फोर्स की फील्ड में जो पार्टिकल हमारे पास मूव करता है उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो ये वाली होती है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने पहले डिराइव किया है। तो अगर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लें जो कि पार्टिकल के सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव करने से बनती है हमारे पास, तो ये इक्वेशन हमारे पास होती है d²u/d² प्लस u माइनस म्यू डिवाइडेड बाय L²u² एफ ऑफ 1/u। तो इस इक्वेशन में अगर हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करें तो जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, एफ ऑफ 1/u को हम -ku² अगर लें तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास एफ ऑफ 1/u है गिवन, तो इसकी जगह हम -ku² लिख सकते हैं। तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो k/μu²। तो जो u² है वो बटे वाले u² से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ k/μ/L² ही हमारे पास बचेगा। और जो राइट हैंड साइड में हमारे पास k/μ/L² है उसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये आके -k/μ/L² हो जाएगा, और राइट साइड में सिर्फ हमारे पास जो है यहाँ पे 0 बचेगा। फिर हम क्या करते हैं कि ये जो u - k/μ/L² है इसको हम x अगर लें, x के बराबर लें, तो अगर हम इसको x के बराबर लेते हैं तो ये हमने इसको x के बराबर लिया, तो दोनों साइड को अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dx/d θ विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dx/d θ = du/d θ। लेकिन इसमें थीटा वाली ये जो सारी टर्म्स हैं हमारे पास कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट क्यों हैं कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट 1/4πε0 होता है। म्यू हमारे पास जो है रिड्यूस्ड मास है, और एल हमारे पास जो है एंगुलर मोमेंटम है,
और हमने पढ़ा हुआ है कि सेंट्रल फोर्स फील्ड में जब पार्टिकल मूव करता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए ये हमारे पास सारी टर्म यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसलिए इनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारे पास जो जीरो होगा। तो इसलिए यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी थीटा, और इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी स्केयर एक्स बाई डी थीटा स्केयर इक्वल टू डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर हमारे पास बनेगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो डी स्केयर एक्स बाई डी थीटा स्केयर प्लस एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे बन जाएगी, क्योंकि डी स्केयर एक्स बाई डी थीटा स्केयर डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको पुट करें तो ये हमारे पास डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर की जगह डी स्केयर यू बाई डी एक्स स्केयर हम लिख सकते हैं, और प्लस यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये जो हमारे पास इसको हमने एक्स लिया हुआ है, तो इसलिए ये हमारे पास डी स्केयर एक्स बाई डी थीटा स्केयर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे हमने ये चीज़ निकाली कि डी स्केयर एक्स बाई डी थीटा स्केयर डी स्केयर यू बाई डी थीटा स्केयर के बराबर हमारे पास होता है। तो इसलिए जो डी स्केयर यू यहाँ पे था वो हमारे पास डी स्केयर एक्स बाई डी थीटा स्केयर, और साथ में जो हमने अगले वाली टर्म थी उसको हमने एक्स लिया था, तो इसलिए एक्स इक्वल टू जीरो। तो बोलता है इस तरह की जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इस तरह की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास x इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास जो ए कॉस ऑफ थीटा हमारे पास होता है। मतलब कि अगर हम x की वैल्यू इतनी लें तो x की ये वैल्यू भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मान लो x का हमने ये ले लिया, पहले हमने डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, फिर हमने डी स्केयर एक्स बाई डी थीटा स्केयर निकाला, उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वो हमारे पास जो राइट साइड में जीरो यहाँ पे आता है। तो इसलिए ये x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये वाला होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास जो इतनी हम यहाँ पे बोल सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो अगर x की वैल्यू इतनी होती है तो जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें हम इक्वेशन की वैल्यू x की जगह ए कॉस ऑफ थीटा अगर लिखें तो लेफ्ट साइड में ए कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू यू माइनस के म्यू बाई एल स्केयर हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा। तो u हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो u हमारे पास क्या आएगा, ये की जो माइनस के म्यू बाई एल स्केयर है वो इधर को जाए अगर, तो ये हमारे पास प्लस बन जाएगा के म्यू बाई एल स्केयर और प्लस ए कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे u की वैल्यू यहाँ पे आ गई, लेकिन u को हमने 1/r लिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको अगर u की जगह 1/r लिखें तो यहाँ पे के म्यू बाई एल स्केयर प्लस ए कॉस ऑफ थीटा एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास आएगा। और राइट हैंड साइड में अगर हम के म्यू बाई एल स्केयर दोनों में से बाहर कॉमन ले लें, इसमें है नहीं, के म्यू बाई एल स्केयर दूसरी टर्म में है नहीं, तो इसलिए जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एल स्केयर बाई के म्यू हमें लिखना पड़ेगा। तो इसलिए जब हमने के म्यू बाई एल स्केयर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास के म्यू बाई एल स्केयर था नहीं, तो इसलिए हमें इसको एल स्केयर बाई के म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए एल स्केयर ए बाई के म्यू कॉस ऑफ थीटा हमारे पास बनेगा। तो बोलता है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन आई, इस तरह की इक्वेशन की हमने देखी हुई है ऑलरेडी, जो कि हमने पिछले आर्टिकल में किया। वो हमारे पास क्या थी, वो थी जनरल इक्वेशन ऑफ ए कोनिक विद ओरिजिन एट वन ऑफ द फोकाई एंड हैविंग एसेंट्रिसिटी ई। तो अगर हम उस इक्वेशन को देखें, वो इक्वेशन क्या थी, 1/r इक्वल टू एल 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस ऑफ थीटा। तो अगर हम इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो 1 प्लस के साथ में ए वाली होगी। तो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी एल स्क्वायर ए बाई के म्यू, और ये जो बाहर है ये होता है हमारे पास एल, तो इसलिए ए है हमारे पास एल, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे के म्यू बाई एल स्क्वायर। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि
जो हमारे पास अगर कोई पार्टिकल सेंटर स्क्वायर फील्ड में मूव करता है तो उसका जो ट्रैक होगा वो हमारे पास एक कॉनिक सेक्शन यहाँ पे बनेगा, और उस कॉनिक सेक्शन की अगर हम इसेंट्रिसिटी की बात करें तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास जो है एल स्क्वायर बाई ए बाई के म्यू होगी, और जो एल की वैल्यू होगी वो के म्यू बाई एल स्क्वायर हमारे पास होगी। और फिर हम बात करते हैं कि द नेचर ऑफ द ऑर्बिट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द इसेंट्रिसिटी ई। तो बोलता है कि सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव करने से पार्टिकल का जो ट्रैक बनता है वो किस शेप का होता है। बोलता है वो कौन सी शेप का होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमने इसेंट्रिसिटी हमारी कितनी है। तो ये हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है, जब हम कॉनिक सेक्शंस वहाँ पे पढ़ते हैं कि जब इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो हमारे पास जो कॉनिक सेक्शन की जो स्ट्रक्चर होती है वो हाइपरबोला होती है, और जब इसेंट्रिसिटी हमारे पास 1 होती है तो कॉनिक हमारे पास एक पैराबोला होता है, और जब इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है तो कॉनिक हमारे पास एक इलिप्स होता है, और जब इसेंट्रिसिटी 0 होती है तो कॉनिक हमारे पास एक सर्कल होता है। तो यहाँ पे ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे हमने बोला कि हाइपरबोला हमारे पास बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एक हाइपरबोला स्ट्रक्चर है जब इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, और जब इसेंट्रिसिटी 1 होती है तो हमारे पास एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनती है, तो हमारे पास एक पैराबोला है। लेकिन जब इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है तो हमारे पास एक इलिप्टिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती है, और जब इसेंट्रिसिटी 0 होती है तो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे बनती है। तो सर्कल की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 0 होती है, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमारे पास जो है लेस देन 1 होती है, और पैराबोला की इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होती है, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हमारे पास होती है। तो ये हमने कॉनिक सेक्शन मैथमेटिक्स में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो द पाथ ऑफ द पार्टिकल अंडर एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड इज आइदर बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्कल बाउंड स्ट्रक्चर है, इलिप्स भी एक बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि क्लोज स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, बाउंड। लेकिन पैराबोला और हाइपरबोला दोनों ही अनबाउंड स्ट्रक्चर हैं। तो वही यहाँ पे बात की हुई है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल अंडर एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड इज आइदर बाउंडेड, बाउंडेड मतलब सर्कल और इलिप्स इसमें आते हैं। तो बाउंडेड स्ट्रक्चर हमारे पास 2 हैं, और अनबाउंडेड, अनबाउंडेड में पैराबोला और हाइपरबोला हमारे पास है। लेकिन ये बोलता है कि सेंट्रल फोर्स फील्ड में जब पार्टिकल मूव करता है तो उसकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी, वो डिपेंड करता है इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पे। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू के हिसाब से हमारे पास पार्टिकल का जो पाथ है या पार्टिकल का जो ऑर्बिट है वो होगा बेस्ड कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमने कितनी ली, हमारे पास कितनी आई हुई है। और जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, इन फैक्टर्स पे, एंगुलर मोमेंटम पे जो हमारे पास ए है, और हमारे पास जो के है, और हमारे पास जो म्यू है। तो इन सभी वैल्यू पे हमारे पास जो है इसेंट्रिसिटी की वैल्यू डिपेंड करती है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स के ट्रैक्स हमारे पास बनते हैं जो कि इसेंट्रिसिटी पे बेस्ड होते हैं।